नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर के यूट्यूब चैनल स्थापना डिफेंस पर। मैं आर के बेनीवाल। 28 मार्च 2021 को सेंट्रल भर्ती का आर्मी जीडी का पेपर हुआ था। काफ़ी टफ पेपर था। गणित के 7-8 सवाल ऐसे थे जो मुश्किल सवाल थे। उन्हीं सवालों को हम हल करेंगे। देखिएगा, उन 50 सवालों में से जो गणित के सवाल थे, जो छांटे हुए सवाल है, उनको लेकर के हमारा वीडियो है। मैंने क्या लिखा, आर्मी सेंट्रल भर्ती पेपर 28 मार्च 2021 ये पेपर है। मैथ्स के जो सवाल थे उनमें से देखिएगा, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे कि 8% का लाभ हो। ये पहला सवाल आसान सवाल है, पर यह मुश्किल किस लिए हो गया थोड़ा सा कि इस सवाल की भाषा भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो देखिएगा, इस सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है इसका। जब भी इस प्रकार के सवालों में देखिएगा 8% का लाभ 8% की हानि दी गई हो तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आप जब एक ही तरह के कई सवाल हल करते हैं तब आपके पैटर्न पकड़ में आता है कि इस सवालों का पैटर्न क्या है। फिर भी जैसे ये सवाल है तो सबसे पहले 8% का लाभ हो रहा है तो इतनी बात का ध्यान रखना कि क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये। लाभ कितना, 8%। यहां से आपके पास विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 108। अब विक्रय मूल्य 108 और बट्टा कितना बताया जा रहा है, 10%। तो इन दोनों चीजों से आपके पास क्या ज्ञात हो जाएगा, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करोगे, सूत्र होता है 100/100 माइनस प्रतिशत बट्टा गुणा विक्रय मूल्य। ये सूत्र लगा दीजिए बस। 100 माइनस बट्टा यानी 90, विक्रय मूल्य कितना, 108, तो ये बन गया 120। इस प्रकार देखिएगा, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये था, विक्रय मूल्य 120 हो गया तो कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया, 20%। यही आंसर हो गया। पहला सवाल आपका क्लियर हुआ। बात थी दूसरे सवाल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कई कंसेप्ट काम में आते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है, समझने की कोशिश करें। यही वजह रही कि ऐसे सवाल देने की वजह से ही इस पेपर की मेरिट बहुत कम रही। फिर भी इस सवाल को आप समझे। 2 से 100 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग। कहने का मतलब है कि 2 से 100 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिनमें 3 का भाग जाता हो, लेकिन उनमें से भी उन संख्याओं को शामिल न करें जिनमें 2 का भी भाग जाता हो। यानी 2 से 100 के बीच जिन संख्याओं में 3 का भाग जाता हो और 2 का भाग नहीं जाता, उनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से 100 के बीच हम 3 का भाग देने वाली संख्या लिखते हैं। फिर उनमें से 2 का भाग जाता हो उनको हटा दें तो फिर केवल 3 का भाग जाने वाली संख्या बचेगी, उनका योग ज्ञात करना है। इस प्रकार का एक सवाल है। देखिए सवाल की हम शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि 2 से 100 के बीच 3 से भाग देने वाली जाने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 से लेकर 99 तक। ये वो संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है, पर इनका हमें योग ज्ञात नहीं करना क्योंकि इनके अंदर वो संख्या भी शामिल है जिनमें 2 का भाग जाता है। सम संख्याएं इनको हटा दीजिएगा, इनमें से केवल विषम संख्याओं को रखना है। तो देखिएगा, विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम, इस प्रकार एक छोड़ करके तो बीच वाली संख्या सम संख्याओं को मैंने काट दिया। अब आपके पास सीरीज क्या बन गई, 3, 9, 15, 21 से 99 तक का योग। अब बस ये आपका सवाल है, ये सवाल है। यही आंसर अगला पूछ रहा है कि ये जो 3, 9, 15, 21 से लेकर 99 तक की श्रृंखला बनी है, इसका आप योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंतिम पद तक का योग, ये समांतर श्रेणी बन गई आपके पास। कैसी श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी। अब यहां पर आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग, इसका सूत्र क्या होता है आपके पास, a प्लस n माइनस यहां पर n/2 a प्लस l। ये n पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। यहां आप n बराबर क्या है बच्चों आपके पास, कुल पद। तो ये तो हमें अभी पता नहीं चला कि 3, 9, 15, 21 से लेकर 99 तक कुल पद कितने होते, इसका पता हमें नहीं चला। पर हमें a का तो पता चला, a बराबर क्या है, प्रथम पद। और ये प्रथम पद कितना है बच्चों, यहाँ पर 3। और l बराबर क्या है, लास्ट यानी अंतिम पद। और ये अंतिम पद यहाँ पर कितना है, 99।
तो अब क्या करें, यदि मेरे पास ये पता चल जाए कि 3 से 99 तक कुल पद इतने हैं, n इतने हैं, तो मैं अंतिम 99 पदों तक इस सूत्र से इनका योग ज्ञात कर सकता हूं। तो आप इसके लिए n के लिए कुछ सोचना पड़ेगा आपको कि n कैसे निकालें। तो तुमने ऐसी समांतर श्रेणी पढ़ी है जहां पर nवां पद ज्ञात करना है। यहाँ nवां पद क्या है, यहाँ देखिएगा प्रथम पद कितना है, यहाँ पर इस श्रेणी में प्रथम पद कितना है। आप कहेंगे प्रथम पद तो सर ये 3 है। यहाँ अंतर कितना है, आप कहेंगे सर अंतर तो ये 6 है। ठीक है, आप कहेंगे nवां पद कितना है, तो यहाँ पर कहेंगे nवां पद बराबर कितना है, 99 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, nवां पद। यहाँ पर आपके पास एक सूत्र होता है कि nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1d। समांतर श्रेणी में प्रथम पद जब आपके पास दिया हो, अंतर दिया हो, तो फिर nवां पद का ये सूत्र होता है। तो nवां पद या 99 दे रखा है, 99 बराबर प्रथम पद कितना दिया बच्चों, 3 प्लस a प्लस n का मान कितना है, यहाँ पर n माइनस 1 हमें ज्ञात करना है और d का मान कितना है, 6। इसको आगे हल किया आपने तो ये 3 इधर आ गया, तो 99 माइनस 3 कितना बन गया, 96 बन गया। 96 बराबर n माइनस 1 6। देखिएगा यह प्लस का 3 है, इधर के माइनस का 3, 96। तो अब ये 6 का भाग ले जाएगा, 96/6 बराबर n माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। 16 बराबर n माइनस 1। तो देखिएगा n बराबर क्या हो गया, 16 प्लस 1 बराबर 17। याद रखें आपके पास n का मान कितना बन गया, 17 बन गया। अब सूत्र लगा लीजिए आप, 17/2 और a का मान कितना है बच्चों, 3 प्लस n का मान, l का मान कितना है, 99। तो 17/2 गुणा 102, 17 गुणा 51। उत्तर कितना आ गया आपके पास इसका, 17 कम 17 का 7 हासिल 1, 85, 86, 867 आंसर। ठीक है, इस विधि से इस सवाल को आप कर सकते हैं, इसे समझना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए, px² प्लस qx प्लस 2 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के पारस्परिक हैं। तो क्या होगा, p बराबर 0 होगा, 2 होगा, -2 या +-2। इस सवाल को देखिएगा, आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा। आप स्क्रीन रोक करके सवाल को नोट कर लेना। मैं आपके पास तीसरा सवाल लेकर आता हूं। ध्यान से देखिए, तीसरा सवाल क्या कहता हमें, यहां पर ये द्विघात समीकरण का सवाल है। तीसरा सवाल किसका है, द्विघात समीकरण का। देखो कैसे, मैं तीसरे सवाल की यहां पर बात कर रहा हूं, जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। देखिएगा, px² प्लस qx प्लस 2 बराबर 0। तो मैं एक द्विघात समीकरण ऐसे लिखता हूं कि px² प्लस qx प्लस 2 बराबर 0। यहाँ आपको ध्यान रखना कि ये जो चीज़ होती है ना, इसे क्या माना जाता है, a माना जाता है, और इसका मान आ गया +b। ये जो चीज़ होती है इसे b माना जाता है, b, इसका मान क्या आ गया, +q। और ये जो चीज़ होती है इसे c माना जाता है, और c बराबर क्या आ गया, +2। यहाँ ध्यान रखें a, b और c। अच्छा ठीक है, फिर हमारे पास मूल होते हैं इस समीकरण के। देखिएगा, अब पूरा समीकरण समझाना, इसके मूल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो बातें तो संभव नहीं है। पर जो आपके पास यदि प्रारंभिक ज्ञान है द्विघात समीकरण का, तो इस सवाल के उत्तर निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर मूल को क्या माना जाता है, इन समीकरणों के मूल अल्फा और बीटा लेते हैं बच्चों। तो आपको पता है कि मूलों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। मूलों का योग क्या होगा, यहाँ क्या होता है, वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और वो माइनस b/a करते हैं। और मूलों का गुणा क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। मूलों का गुणा, मैं बेसिक थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ये एक प्रारंभिक जानकारी है समीकरण के बारे में, ये आपको पहले से ही पता होता है। मैं ये नहीं बता रहा आपको कि सवाल हल करने से पहले इन सबको लिखें, आपको पहले से ये चीज़ का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात की कि मूल एक दूसरे के पारस्परिक, एक्चुअली पारस्परिक ये शब्द थोड़ा सही नहीं आया, इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ था रेसिप्रोकल, यानी एक प्रकार से इसका सही जो नाम दिया जाता है वो होता है व्युत्क्रम।
पारस्परिक नाम वो अंग्रेजी में रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल को उसने पारस्परिक लिख दिया, पर इसका सही नाम क्या है? पारस्परिक की बजाय इसका सही नाम आप क्या माने? व्युत्क्रम होता है। तो मूल व्युत्क्रम का मतलब जैसे पहला मूल में यदि अल्फा मानो तो दूसरा मूल है वैसे क्या मान लो? इसका उल्टा मान ले, 1/अल्फा। यही इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल की। दो मूल है, एक मूल को अल्फा कहा जाता है, एक मूल को बीटा कहा जाता है। दोनों मूलों का योग -b/a गुणा है वो c/a। लेकिन जब आपके पास ये कह रहा है कि दोनों मूल एक दूसरे के विपरीत है, व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब एक मूल को अल्फा मानो तो दूसरा जो बीटा होगा, बीटा का मान इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, 1/अल्फा आप कह सकते हैं। अब आपको पास आपको पता है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा गुणा बीटा का मतलब अल्फा गुणा 1/अल्फा। बीटा की जगह दूसरा मूल जो बीटा होता है उसकी जगह मैंने क्या मान लिया? इसका व्युत्क्रम मान लिया, 1/अल्फा। तो इन दोनों को गुणा करिए तो c/a। तो बच्चों c का मान कितना दे रखा है? यहाँ c का मान 2 और a का मान कितना दे रखा है? p दे रखा है। तो आप ध्यान दें ये कट गया। इस प्रकार 1 बराबर 2/p, तो वज्र गुणा किया तो p बराबर कितना आ गया आपके पास? 2 आंसर आ गया। देखिए p यहाँ आ जाएगा, p बराबर 2 उत्तर आ गया। ये इस सवाल का ये देखा आपने। 1 बराबर क्या हो गया? 1 बराबर 2/p, तो वज्र गुणा किया तो यहाँ से p बराबर 1/1, p बराबर क्या हो गया? 2। ये आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये 3 कंप्लीट हो गया। और ये जो सवाल है, एक परीक्षा में विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। सभी प्रश्नों के अंक बराबर है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल किए, उनमें से 10 सवाल हल करते ही वो पास हो गया। तो बताइए परीक्षा में कुल प्रश्न कितने पूछे गए थे? इस सवाल की भाषा में भी थोड़ी समस्या थी, सवाल ठीक ढंग से नहीं लिखा गया था, इसलिए बच्चों की समस्या दिक्कत आई है। ये मैंने सवाल की भाषा बिल्कुल ठीक करती है कि एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल किए तथा 10 प्रश्न सही करते ही पास हो गया। ये जो शर्त है, 10 प्रश्न हल करते ही पास हो गया, इस शर्त को बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए था। जो भी है एनीवे, सवाल बिल्कुल सीधा है भैया कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और पास होने के लिए 10 प्रश्न चाहिए। दो बातें। तीसरी बात कि यहाँ सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं, तो हम ये मान लें कि प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का है, ये मान लिया। और 40% अंक चाहिए, इसका मतलब 40 प्रश्न उसके कम से कम हल होने चाहिए, 40% प्रश्न उसके हल होने चाहिए, सही होने चाहिए। और 10 प्रश्न हल करते ही वो पास हो गया। और उसे प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत में कितने प्रश्न हल करने चाहिए उसे? 40%। और वैसे कितने प्रश्न उसे हल करने चाहिए? 10 अंक। तो पास होने के लिए एक प्रश्न बराबर क्या मान ले आप? प्रति 1 अंक मान लिया। तो पास होने के लिए क्या चाहिए? 40% प्रश्न सही या 40% अंक। बात एक ही है भाई एक प्रश्न जब 1 अंक का है तो पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? 40% अंक चाहिए, 40% प्रश्न सही। और पास होने के लिए क्या चाहिए आपको? 10 प्रश्न सही। बस ये इतना सा है। इस 15 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न बराबर अंक के हैं, कोई नेगेटिव पॉजिटिव की वैसे कोई बात नहीं की है। एक प्रश्न 1 अंक का मान लो, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, या यूं के 40% प्रश्न सही चाहिए और पास होने के लिए 10% सही कीजिए। दोनों को बराबर कर दीजिएगा। 40% बराबर 10, 40/% का चिन्ह डालने बट्टे में 100, 40/100 बराबर 10। अब आप क्या करेंगे? 40/100 बराबर 10 है तो 100 को ऊपर ले जाइए, 40 को नीचे ले आइए और ये कितना आ गया? 25। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इस विधि से करना। 40% दोनों एक जैसी चीजें हो गई। 40% बराबर 10 कर लीजिएगा, प्रतिशत का चिन्ह डालिए, बट्टे में 100 लगा दीजिएगा। अब इस 100 को आप ऊपर ले जाओ और इस 40 को आप नीचे ले आओ और आपका आंसर कितना बन गया? 25। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास युग्म x y का एलसीएम ज्ञात करो जबकि y गुणज है x का। तो हम 5 नंबर सवाल है, इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से देखना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा इसने? युग्म x y का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी x और y दो संख्या जिनका एलसीएम ज्ञात करना है। y गुणज है x का, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। y गुणज का x का, जैसे मान लीजिए x बराबर 4 हो तो y बराबर क्या हो सकता है? 4 गुणा 1 यानी 4 भी हो सकता है।
4 गुणा 2 बराबर 8 भी हो सकता है, 4 गुणा 3 बराबर 12 भी हो सकता है, 4 गुणा 4 बराबर 16, यही तो हुआ ना। y x का गुणज यानी x की जो मान है उसको गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 से y बनता है। तो अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है x और y का। तो यदि y बराबर मैं 4 लूँ तो दोनों का एलसीएम 4 हो गया, x का 4 मान लें, y का यदि मैं 8 ले लूँ तो एलसीएम 8 हो गया। यदि x को 4, वो कहा है कि x का गुणज है y, यानी y x का गुणा 1 भी हो सकता है, या x का गुणा 2 भी हो सकता है, या x का गुणा 3 भी हो सकता है, या x का गुणा 4 भी हो सकता है। तो कोई सी भी संख्या ले ले, जैसे मान लीजिए मैं x को मान ये मान लेता हूं और y का मान ये मान लेता हूं, यानी x बराबर मैं 4 मान लूं, y बराबर 12, तो भी एलसीएम कितना आना है, 12 ही आना है। यदि मैं x बराबर 4 ले लूं और y बराबर 8, तो भी एलसीएम कितना आना है, 8 आना है। यानी कि जो y की वैल्यू है ना वही एलसीएम होगा। कितना होगा, इस प्रकार इसका आंसर कितना चला जाएगा, y। ठीक, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अपने माध्य से आवर्ती वितरण के विचलन का बीजगणितीय जोड़ बताइए। देखिए सवाल पढ़ें, अपने माध्य से आवर्ती के विचलन का बीजगणितीय जोड़ बताइए। ये छठा सवाल है, इसको हम कैसे हल करेंगे। पहली बात, थोड़ी सी बात मैं छठे सवाल के बराबर बनाना चाहूँगा बच्चों। यहाँ बात आई है माध्य की, तो माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं मीन, और ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा समांतर माध्य, याद करना बच्चों, ध्यान रखना, एक तो होता है समांतर माध्य, इसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत। और एक हमारा होता है ज्यामितीय माध्य। ये दो माध्य हैं, ज्यामितीय माध्य। तो एक इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं पहले दे रहा हूँ। माध्य का मतलब मीन, या माध्य का मतलब है या तो वो औसत की बात कर रहा है और या ज्यामितीय माध्य। तो उसने सिर्फ माध्य लिखा है, इसका मतलब वो किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर एक प्रकार से बीच की वैल्यू की, औसत की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आप देखिए, माध्य से विचलन का बीजगणितीय योग, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ देखिएगा, तो इसमें माध्य क्या है, यहाँ पर ये माध्य है, बीच का मान मान लीजिए। सिंपल बात करूं तो माध्य का मतलब आप औसत से ले लें, सिंपल बात करूं तो यहाँ माध्य क्या है, बीच की संख्या। अब यहाँ से देखिएगा इसका विचलन कितना है, ये मान लीजिएगा कि 2 और 4 के बीच का -4 मान लो, तो इसका कितना मान लो आप, +4 मान लो, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, हमेशा 0। यानी एक कोई श्रृंखला है, उसके बीचों बीच की वैल्यू को आप माध्य मान लो, और इस माध्य से इसका शुरुआले का विचलन यानी अंतर, जैसे -4 मान लिया, तो इससे इसका अंतर है वो +4 मान लिया, और इन दोनों विचलनों का योग क्या होगा, 0। तो बच्चों ये थे हमारे 28 मार्च को आर्मी के पेपर के मुश्किल सवाल, आपने देखे होंगे। आगे हम फिर वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। स्थापना डिफेंस का यूट्यूब चैनल स्थापना डिफेंस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मैं कुछ ही दिनों के अंदर आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव आकर के ये सारे वीडियो देने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।